हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द न्यू वीडियो। जैसा हम यहाँ से देख पा रहे हैं, हम आज पढ़ेंगे इन स्प्रिंग्स के बारे में। स्प्रिंग्स क्या होते हैं, ये इनके अंदर क्या एनर्जी स्टोर होती है और ये कौन से लॉ को ओबे करते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट अस स्टार्ट द न्यू वीडियो इलास्टिक स्प्रिंग, इन विच वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द पोटेंशियल एनर्जी हुक्स लॉ ऑफ क्लास 11th। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम इस व्यू को देखते हैं, ये क्या है? स्प्रिंग है। जब हम इसको क्या करते हैं, स्ट्रेच करते हैं या इसको कंप्रेस करते हैं, दोनों ही केसेस में हमें इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। तो इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट भी होता है। तो ये किसके अंदर रिजल्ट कन्वर्ट हो जाता है? वर्क डन के अंदर। लेकिन एक प्रॉपर्टी और है इसमें, जब हम इसको कॉन्ट्रैक्ट करें या रिलैक्स करें, एक्सटेंड करें या वापस से रिलैक्स करें, इसमें इसके अंदर एनर्जी स्टोर होती है और ये अपनी पोजीशन को रीगेन कर लेता है। ये क्या होता है? ये इसकी इंटरनल एबिलिटी होती है, क्योंकि इसके अंदर एनर्जी स्टोर होती है पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। तो इसी के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले अगर बात करें, जब हम इसको स्ट्रेच करते हैं, कंप्रेस करते हैं, वो एनर्जी, वो फोर्स किसके साथ एसोसिएट हो जाती है? किसके साथ? स्टेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन ऑफ द इलास्टिक स्प्रिंग। उसी को हम क्या बोलते हैं? पोटेंशियल एनर्जी। क्योंकि देखो, हमारा कंसेप्ट क्या है? यही है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए स्प्रिंग। तो जो एनर्जी हम किसी भी स्टेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को या एक्सटेंशन को जब चेंज करवाते हैं इलास्टिक स्प्रिंग की, वो क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी। क्योंकि इसकी खुद की क्या है? इंटरनल एबिलिटी है, इंटरनल एनर्जी है, वो क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी। तो इसी की एक्सप्रेशन को पढ़ेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे? हमने एक स्प्रिंग कंसीडर कर लिया, किस तरह से ये रहा। आप इसको देखिए, जिसका जो एक एंड है वो तो रिजिड वॉल के साथ हमने फिक्स कर दिया है, और कोई ऑब्जेक्ट किसी भी मास m का उस स्प्रिंग के दूसरे एंड पर क्या कर दिया है? अटैच कर दिया है। ये बात हमें क्लियर हो गई। तो जब हम क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को, m मास वाले ऑब्जेक्ट को, जब हम अलाउ करेंगे आगे की तरफ पुल आउटवर्ड करने की या पुश इनवर्ड करने की, तो उस टाइम पर क्या होगी? इसमें डिस्प्लेसमेंट होगी। तो वो किसके अंदर रिजल्ट करेगी? एनर्जी के अंदर और वर्क डन के अंदर रिजल्ट करेगी। तो अभी तो हमने यही लिया है कि कंसीडर करो एक इलास्टिक स्प्रिंग, जो क्या है? जो एक ऑब्जेक्ट है, जो उसके एक एंड से कनेक्टेड है, और जो दूसरा एंड है वो एक रिजिड वॉल के साथ कनेक्टेड है। तो इसके ऊपर ऑटोमेटिकली क्या वर्क में आ जाएगा? हुक्स लॉ ओबे करेगा ये पर्टिकुलर स्प्रिंग। अब ये हुक्स लॉ क्या कहता है, इस चीज के बारे में भी एक बार देख लेते हैं। हुक्स लॉ हमें क्या कहता है कि जब हम किसी भी पर्टिकुलर इलास्टिक बॉडी को, वो स्प्रिंग हो सकता है, वो रबर हो सकती है, ये वो हर ऑब्जेक्ट हो सकता है जो इलास्टिक होता है नेचर में, तो उसके ऊपर जब हम कोई भी लोड अप्लाई करते हैं और उसके अंदर डिस्प्लेसमेंट क्रिएट होती है, तो वो बॉडी, जो वो इलास्टिक बॉडी खुद क्या करती है? एक इलास्टिक फोर्स क्रिएट कर रही है, जिसको हम बोल रहे हैं रिस्टोरिंग फोर्स। क्योंकि वो क्या करिए? ओपोज करिए उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्शन का और रिलैक्सेशन का। उस चीज में क्या है? रिस्टोरिंग फोर्स होगी। और जो वो फोर्स होती है ना, एफ, वो क्या होती है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके? डिस्प्लेसमेंट के। ठीक है। तो अगर हम बात करें प्रोपोर्शनली कांस्टेंट, हम यहां पर इंट्रोड्यूस कर दें के, और वो भी माइनस का, क्योंकि जो फोर्स है ये हमारी, ये कौन सी फोर्स है? रिस्टोरिंग फोर्स है। तो उस टाइम पर हमारे पास क्या हो जाएगा? के इंटू में डिस्प्लेसमेंट। अब अगर हम यहां डिस्प्लेसमेंट क्या कंसीडर कर रहे हैं? एस, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? हम इसको इस तरह से भी नोट डाउन कर सकते हैं। ये तो हमारा क्या होता है? हुक्स लॉ होता है। और ये किसके ऊपर अप्लाई होता है? ये होता है इलास्टिक ऑब्जेक्ट के ऊपर। ये बात हमें क्लियर हो गई, जिसमें के क्या है? कांस्टेंट है प्रोपोर्शनलिटी का। उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं हुक्स लॉ के अंदर, जो ग्राफ होगा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का, जो ग्राफ होगा वो एक क्या होगा? स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा। क्योंकि जितना ज्यादा फोर्स या जितनी ज्यादा डिस्प्लेसमेंट होगी, उसके अंदर रिस्टोरिंग फोर्स भी उतना ही ज्यादा क्रिएट होगा। जितनी कम डिस्प्लेसमेंट होगी, उतना ही कम रिस्टोरिंग फोर्स क्रिएट होगा। तो ज्यादा अगर क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स भी क्या होगा? ज्यादा। डिस्प्लेसमेंट कम, तो फोर्स भी कम। ये बात तो हमें यहां पर समझ में आ गई। ठीक है। वो उसके बाद देख लेते हैं, अगर बात करें एसआई यूनिट की, तो एसआई यूनिट क्या होती है? तो देखो, अभी हमने यहां फॉर्मूले पढ़ा था, क्या था? फोर्स इक्वल टू के इंटू में एस। अगर हमें के की एसआई यूनिट बतानी हो, तो के इक्वल टू क्या आ जाएगा? फोर्स बाय में डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। फोर्स की एसआई यूनिट क्या होती है?
न्यूटन, और डिवाइड में डिस्प्लेसमेंट क्या है मीटर, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर इनवर्स लिख सकते हैं। ये किसकी एसआई यूनिट है, ये एसआई यूनिट है इस पर्टिकुलर कांस्टेंट की एसआई यूनिट, कौन सी, न्यूटन मीटर इनवर्स। ये बात हमें क्लियर हो गई है। अब इसी के अकॉर्डिंग हम देख लेते हैं इसमें क्या क्या तीन केस बनते हैं। देखो फर्स्ट केस तो क्या बन सकता है, जब हम एक पर्टिकुलर स्प्रिंग को जो एक एंड पर तो वॉल के साथ फिक्स है उसको बाहर की तरफ बाहर की तरफ एक्सटेंड करते हैं, तो उस टाइम पर जो डिस्प्लेसमेंट होगी उसको हम क्या लिख लेते हैं, एक्स ई लिख लेते हैं। ये बात हमें यहां तक क्लियर हो गई। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हमें वर्क को एक्सप्लेन करना पड़ेगा, वर्क हमारा क्या होता है, फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट होता है, ये हमें पता है। लेकिन अगर हमारी ये मान लिया यहां पर इसकी जो पोजीशन है एक्स की वो क्या है, 0, और यहां से यहां तक में इसने क्या कर लिया, एक्स ई डिस्प्लेस कर लिया, तो हमारा जो टोटल वर्क होगा ना वो क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन आ जाएगा, कहां से कहां, 0 से एक्स ई तक। ये बात हमें क्लियर हो गई यहां तक। अब उसके बाद हम जब इस पर्टिकुलर वैल्यू को तो एज इट इज रख लेते हैं, लेकिन फोर्स की जब हम यहां क्या पुट कर दें, के, और इनटू में एक्स क्या है, डिस्प्लेसमेंट, और साथ में डीएक्स ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे, ये जो माइनस का साइन है इसको बाहर ले सकते हैं, तो इसको हम क्या लिखते हैं, माइनस, और इंटीग्रेशन के अंदर 0 से एक्स ई, और इनटू में आ गया एक्स डी एक्स। अब हमें यह पता होना चाहिए क्या, कि जो इंटीग्रेशन होता है x इंटू में डी एक्स का वो किसके बराबर होता है, एक्स स्क्वायर बाई 2 के बराबर होता है। जब इस वैल्यू को हम यहां पुट करेंगे ना तो हमारे पास जो टोटल वर्क है वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा माइनस, और इंटीग्रेशन में क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, और लिमिट, लोअर लिमिट है 0 और अपर लिमिट क्या है, एक्स ई। अब देखिए सबसे पहले हम पुट करते हैं अपर लिमिट, तो जब अपर लिमिट को आप यहां पर पुट करोगे ये क्या है, एक्स ई है, तो माइनस, और जब इसको यहां पर आप पुट करोगे तो क्या आएगा, ये आ जाएगा हमारा एक्स ई का स्क्वायर बाय में 2, और यहां पर क्या आ जाएगा, माइनस 0। तो ये हमारे पास यहां से क्या आ गया, माइनस एक्स ई का स्क्वायर बाय में 2। ये बात तो यहां तक हमें क्लियर हो गई है। इसके बाद आगे देख लेते हैं क्या होता है। फर्स्ट केस तो हो गया ये किसका, जब हमने कॉन्ट्रैक्शन नहीं, हमने बात करी है जब उसको पुश करते आउटवर्ड तो उसमें एक्सटेंशन यहां की बजाय ये इतना आगे तक बढ़ जाएगा, फैल जाएगा, एक्सटेंड हो जाएगा। अब अगर सेकंड वन केस की बात कर लेते हैं, जब हम क्या करते हैं, जो ऑब्जेक्ट यहां पर था और इसको हमने इस तरफ धकेला, इस पॉइंट पर एक्स की वैल्यू क्या थी, 0, और जब इसको हमने अंदर की तरफ धकेला तो उस टाइम पर डिस्प्लेसमेंट क्या हो गई, एक्स सी लिख लेते हैं उसको। जो एक्स सी क्या डिनोट कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। तो उस टाइम पर जो हमारे पास टोटल वर्क बनेगा उसके लिए अब हम क्या लेंगे, हम लेंगे एक्स सी से 0 तक, क्योंकि अब लोअर लिमिट कौन सी है, ये वाली, और यहां से अपर लिमिट आएगी। तो अब हम यहां क्या लिख सकते हैं, फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। ये बात ठीक है। अब हमें ये पता है ये लिमिट तो एज इट इज लिख लेते हैं एक्स सी, और ये क्या जाएगा, माइनस का के एक्स और इनटू में डी एक्स। ये बात बिल्कुल ओके है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। और कहां तक लिमिट है, 0 तक। अब जब यहां से माइनस को बाहर लेंगे और इसका इंटीग्रेशन करेंगे, के भी बाहर आएगा, तो इसका मतलब ये के तो यहां भी बाहर आएगा। तो जब यहां भी हमने इस के को बाहर लिया तो के इसके साथ आएगा ना, यहां पर के, तो यहां पर हमारे पास ये के था ही, और यहां पर भी ये क्या आ गया, के एक्स सी का स्क्वायर बाई 2। तो ऐसे ही अगर अभी यहां बात करें तो अब यहां क्या होगा, देखो एक्स स्क्वायर बाई 2 ये तो सेम वही है इंटीग्रेशन का, लेकिन अब लिमिट कहां है, एक्स सी से 0 तक। ये बात क्लियर है अब हमें। हाँ, अब देखो इसमें क्या होगा, डब्ल्यू एज इट इज माइनस का के, अब अपर लिमिट क्या है, 0, तो 0 बाई 2 का स्क्वायर, ये तो होगी पूरी टर्म बन गई 0, माइनस ये क्या बन जाएगा, एक्स सी का स्क्वायर बाय में 2। ठीक है, ये जो सारी टर्म है अपनी ये तो बन गई वही 0। तो अब जब इस पर्टिकुलर पोर्शन को यहां से बाहर ले जाएंगे तो माइनस माइनस मिलके क्या बनाएगा, प्लस।
तो यहां से जो हमारा टोटल W आएगा वो क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और ये आ जाएगा एक्स सी का स्केयर बाय में 2 और इंटू में के, क्योंकि के तो हमने यहां पर छोड़ ही दिया था, सॉरी। तो ये हमारा यहां तक समझ में आ गया, W इक्वल्स टू के एक्स सी का स्केयर बाय में 2। अब हमने यहां दो चीजें देखी, वो क्या क्या देखी, जब हम बात करते हैं एक्सटेंशन की तो उसमें हमारे पास जो वर्क आया था वो वर्क हमारा कितना आया था, वो आया था माइनस का के एक्स ई का स्केयर बाय में 2। और अगर बात करें किसकी, वर्क डन, जब हम बात करते हैं कॉन्ट्रैक्शन की, उस टाइम पर वो आया था हमारा प्लस का के एक्स सी का स्केयर बाय में 2 आया था भाई ये। तो देख लो अभी अभी आया तो था ये हमारा माइनस का के एक्स स्केयर बाय में 2, और इसके लिए हमारा क्या रखा है, इसका हमारा आया था माइनस का के एक्स सी का स्केयर बाय में 2, और इसका आया था हमारे पास प्लस का के एक्स सी का स्केयर बाय में 2। तो यही चीजें तो हमने यहां पर मेंशन की है। अगर हम बात करें कि जो रेंज है किसकी, देखो यहां से लेकर और इसके पर्टिकुलर यहां तक की बात करें, डिस्प्लेसमेंट इतनी है टोटल यहां से यहां तक की, तो उस केस में अगर हमें इसको कैलकुलेट करना है तो उस केस में हम क्या करेंगे वो देख लीजिए आप। क्योंकि अभी तक तो हमने किसको मीन पोजीशन माना है, अभी तक तो हमने मीन पोजीशन माना था इस पर्टिकुलर वन को, लेकिन अब क्या है, अब हम बात करेंगे यहां से और इस पर्टिकुलर रीजन तक। तो इस टाइम पर जो हमारा वर्क होगा ना उसकी रेंज क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी। तो उस केस में क्या हो जाएगा, देखो इक्वल्स टू जो माइनस और के आ गया बाहर, और जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर बाय में 2 आ गया, और इसमें लोअर लिमिट क्या है, एक्स सी है, अपर लिमिट क्या है, एक्स ई है। जब इनको आप यहां पर पुट करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का के, और पहले अपर लिमिट पुट करो, एक्स ई का स्क्वायर बाय में 2 माइनस एक्स सी का स्क्वायर बाय में 2। तो ये हमारा क्या रिजल्ट दे देता है, अगर क्या होगी जो डिस्प्लेसमेंट है वो बराबर वो क्या होगी, यहां से लेकर यहां तक की होगी। अब इसके अंदर एक केस और भी राइज होता है, उसमें क्या होता है, मीन्स टू से ये वाली जो कॉन्ट्रैक्शन या एक्सटेंशन के बाद भी ये पर्टिकुलर इसी पॉइंट पर लाई करता है, तो इसका मतलब यहां पर ना तो कोई एक्स ई होगी ना एक्स सी होगी, और यू कैन से जो एक्स ई है वो एक्स सी के बराबर होगी। तो अगर ऐसा होगा, अगर इफ क्या होगा, इफ एक्स ई एंड एक्स सी आर इक्वल, तो उस टाइम पर क्या होगा, उस टाइम पर इनका जो रिजल्टेंट है वो क्या जाएगा, 0। अगर ये 0 आ गया तो उस टाइम पर जो वर्क डन है वो भी क्या होगा, 0। ये हमारा क्या हो गया, वो थर्ड केस हो गया। तो ये बात हमें समझ में आ गई कि जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को कंप्रेस करते हैं या एक्सटेंड करते हैं उस टाइम पर उनके क्या क्या अलग रिजल्टेंट रहते हैं पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। लेकिन अगर बात करें वो उस पर्टिकुलर पोजीशन पर ही है जिस पर ना कोई एक्सटेंशन है ना कोई कंप्रेशन है, तो उस केस में उसका जो एनर्जी होगी वो क्या होगी, 0, और वर्क डन भी क्या होगा, 0। तो आज की वीडियो में हमें करना क्या था, हमें इलास्टिक स्प्रिंग, पोटेंशियल एनर्जी और हुक्स लॉ के बारे में पढ़ना था, जो हमने पढ़ लिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।